हेलो दोस्तों, क्रीपी स्टोरी विथ विकी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एक बेहद ही सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। तो अगर आप डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने हेडफोन्स लगा के तैयार हो जाइए आज की इस कहानी का मज़ा लेने के लिए। मेरा नाम अविनाश है और मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बात तब की है जब मैं भोपाल में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैं असल में मध्य प्रदेश के सागर शहर का रहने वाला हूँ। तो भोपाल में मुझे पढ़ाई के लिए एक किराए के कमरे की ज़रूरत थी। तो मुझे बहुत तलाश के बाद एक किराए का कमरा मिल गया। यहाँ एक हॉल, एक किचन और बाथरूम था और मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला एक और दोस्त था। अब हम दोनों को वो कमरा शेयर करना था। शुरू में हम दोनों को साथ में रहने में परेशानी हुई क्योंकि वो इंदौर से था। तो हम दोनों किसी भी बात पर एकमत नहीं होते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब हमारी पढ़ाई भी अच्छी चलने लग गई थी और धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पर उसका स्वभाव थोड़ा शरारती था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम जिस दरवाजे से अपने कमरे में दाखिल होते थे वहाँ उस दरवाजे के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल कलावे के साथ बंधा हुआ था। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि कलावा उसे बोलते हैं जो शुभ अनुष्ठानों में पंडित जी हमारे हाथ में बांधते हैं। कहीं कहीं इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। उसके साथ बंधा हुआ था। पर हमें इससे क्या, किराए का कमरा था तो हमें वैसे भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। हमारे कमरे के सामने एक कॉरिडोर था और उसके आखिर में कुछ और कमरे थे जिसमें हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स रहते थे। जब हम इस किराए के कमरे में आए थे तभी से रात में हमारे दरवाजे के बाहर किसी के चलने के, धीरे धीरे से कुछ बोलने के और कभी कभी रोने की हल्की हल्की आवाज़ें आती थी। कभी कभी रात के 2-3 बजे ऐसा लगता जैसे हमारे दरवाजे को कोई बाहर से नॉक कर रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई अपने नाखून से दरवाजे को खरोच रहा हो। पर ये आवाज़ें इतनी हल्की होती थीं कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और सोचते थे कि वे सीनियर स्टूडेंट्स ही होंगे जो रात में हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहे होंगे। उनका आना जाना वैसे भी रात भर लगा रहता था। कभी कभी हम दोनों रात में जागकर अपनी पढ़ाई करते तो हमें वो आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती थीं, पर हम इसे नज़रअंदाज कर देते थे। एक बार संडे का दिन था तो हम दोनों ऐसे ही फ्री बैठे हुए थे तो मेरा दोस्त अमित मुझसे बोला, यार चल आज कुछ डरावनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं। पर मैं थोड़ा डरपोक किस्म का था और बहुत जल्दी डर जाया करता था। ऐसे ही हम दोनों में डरावनी कहानियाँ सुनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि वो बोला, यार ये दरवाजे के ऊपर लाल कपड़ा बंधा है, इसे चल के खोल कर देखते हैं, इसमें अंदर आखिर क्या है। पर मैंने उसे मना किया, पर उसके शरारती स्वभाव की वजह से वो मेरी बात नहीं माना। आखिर उसने वो कपड़ा और उसके ऊपर बंधा रक्षा सूत्र भी तोड़कर अलग कर दिया। कपड़े को खोलकर देखा तो उसमें
नारियल और कुछ भभूत रखी हुई थी। तब मैंने उससे बोला, यार अमित, अगर ये बात हमारे मकान मालिक को पता चल गई तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा और इतना सस्ता कमरा हमें शायद फिर ना मिले। तो उसने उस भभूत और रक्षा सूत्र को कचरे में डाल दिया और लाल कपड़े में नारियल वापस बांधकर दरवाजे पर लटका दिया और बोला, अबे तू बहुत डरता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर हमें तब ये सब नहीं पता था कि जिस चीज़ को हमारे कमरे में आने से रोकने के लिए इस कपड़े को बांधा गया था, उस चीज़ को अमित ने अनजाने में ही छेड़ दिया था। तब हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी शरारत की वजह से आगे जो कुछ भी होने वाला था वो इतना बुरा होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हम दोनों इस घटना को भूल गए। पर अब हमारे कमरे के बाहर दरवाजे पर जो आवाज़ें पहले हल्के से सुनाई देती थीं, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई थीं। एक दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो हमारा मेन डोर खुला हुआ था। उस दिन से मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। अब हर रात हमारे रूम का दरवाज़ा खुलता और सुबह हमें ऐसा लगता कि हमारे रूम में कोई आया हो। और मेरे दोस्त अमित की हालत दिन ब दिन और ख़राब होने लगी थी। 10 दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके शरीर में मांस न हो। उसका शरीर दिन ब दिन सफ़ेद पड़ने लग गया था। उसकी हालत और भी ख़राब होने लगी थी। वो मुझसे हमेशा कहता था कि रात को उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके सीने पर बैठा हो और उसका गला दबा रहा हो। पर मैं हमेशा उसकी बात को काट दिया करता था और कहता, ये सब तुम्हारा भ्रम है। अब अमित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो अब चलने फिरने में भी असमर्थ था। तब मैंने उसे वहीं के एक हॉस्पिटल में दिखाया, पर डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे आखिर क्या हुआ है। तब मैंने उसके घर भी फ़ोन लगाकर उसकी हालत के बारे में उसके पेरेंट्स को खबर कर दी थी। और यहाँ ये बात हमारे मकान मालिक को भी पता चल गई थी। पर जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तो वो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने मुझसे उसकी हालत के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे उस लाल कपड़े को छेड़ने के बाद अमित के साथ ये सब कुछ हुआ। तब उसके माता पिता ने मकान मालिक से इस विषय पर बात की। तब मकान मालिक ने बताया कि पिछले साल इस कमरे में एक लड़का रहने के लिए आया था। वो भी यहाँ पढ़ने के लिए आया था, पर कुछ कारणों की वजह से उसने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। तब से उस कमरे में जो भी रहने के लिए आता है वो 2 दिनों में यहाँ से भाग जाता है। तब मैंने यहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाकर इस नारियल को दरवाजे पर बंधवाया था, ताकि जो भी बुरी शक्तियाँ हों वो कमरे के बाहर ही रहें। और जो आवाज़ें तुम्हें बाहर से सुनाई देती थीं, ये उसी लड़के की आत्मा थी जो अंदर आने की कोशिश करती थी। पर इस लाल कपड़े में बंधे नारियल की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती थी। पर आपके लड़के ने इसे छेड़ दिया और वो आत्मा न केवल कमरे में वापस आ गई बल्कि आपके लड़के पर हावी हो गई। तब हमने उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने उन्हीं पंडित जी का पता हमें बतलाया जिनसे उन्होंने इस कमरे की पूजा पाठ करवाई थी और इस कमरे को बंधवाया था। तब हम अमित को लेकर वहीं गए और उन पंडित जी को सारा हाल सुनाया। तब उन्होंने
कुछ पूजा पाठ की और एक ताबीज़ दी जिसे हमने अमित को पहनाया। अब धीरे धीरे दिन ब दिन उसकी हालत ठीक होने लगी थी और हमने उस कमरे को भी खाली कर दिया था। आज उस घटना को लगभग 5 साल हो गए हैं। अभी भी हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं। अब वो पूरी तरह से ठीक है, पर अब उसका शरारती स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है।